अब ये परफेक्ट कंपटीशन है, ये क्या चीज है पहले तो ये समझना पड़ेगा। देखिए असल में किसी भी बिजनेस को, जब हम किसी बिजनेस से मुतल्लिका कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो है वो यंग मैनेजर के जहन में जो पैदा होता है वो ये है कि ये फर्म क्या है, इसका नेचर क्या है, ये फर्म क्या है, इसका नेचर क्या है। इस लिहाज से उसे समझना पड़ता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में दो लेवल होते हैं। एक लेवल होता है मैक्रो, मैक्रो के अंदर ग्लोबल और मुल्की माहौल देखा जाता है। क्या देखा जाता है? मैक्रो इन्वायरमेंट क्या देखा जाता है? बोलिए। ग्लोबल और मुल्की हालात देखे जाते हैं। और जो माइक्रो है उसके अंदर देखा जाता है मार्केट या इंडस्ट्री को, मार्केट या इंडस्ट्री को। अच्छा, ये दोनों ही तरह का जो एनालिसिस टूल्स हैं इकोनॉमिस्ट ने बनाए, लेकिन वो वाले असूल जो हैं वो मैक्रो वाले वो चले गए बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड के पास, यानी बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आप आगे जाके MFA में पढ़ेंगे, लेकिन बनाए वो भी इकोनॉमिस्ट ने, वो अलग कर दिए गए मैक्रो के, ग्लोबल लेवल और मुल्की लेवल के। लेकिन इंडस्ट्री और मार्केट का एनालिसिस इकोनॉमिक्स का हिस्सा बना दिया गया, इकोनॉमिक्स का हिस्सा बना दिया गया, ताकि स्टूडेंट जैसे ही किसी इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करे तो उसे फौरन समझ आएगा वो किस माहौल में काम कर रहा है। ठीक है, तो जो मार्केट की टाइप्स बनाई गई ना वो 4 बनाई गई। मार्केट की टाइप्स 4 बनाई गई। ये 4 डिफरेंट किस्म की मार्केट्स हैं जिसके अंदर कारोबार होते हैं। अच्छा, ये जो मॉडल बनाए गए ना 4, ये आपके अंदाजे के मुताबिक ये मॉडल कारोबार को देख के दुनिया बनाई गई या दुनिया की मार्केट को देख के मॉडल बनाए गए? क्या हुआ होगा अंदाजा? दुनिया की मार्केट्स को देख, यानी रियल वर्ल्ड को देख के मॉडल बनाए गए। तो अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि मार्केट का जो माहौल होगा उसको किसी तरह टेम्पलेट्स की मदद से, टेम्पलेट समझते हैं, डाइयों की मदद से समझाने की कोशिश की गई है कि इस तरह का माहौल हो सकता है। तो आप खुद समझ गए होंगे कि 100% वो नहीं होगा, 100% वो नहीं होगा मॉडल में, लेकिन 80% 90% वही होगा। अच्छा, इसको समझने का क्या फायदा होगा? इसको समझने का ये फायदा होगा कि जब आप डायरेक्टर बनेंगे या आप सीनियर मैनेजर बनेंगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि इस पर्टिकुलर मार्केट में ये वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। पहले ही पता होगा ये वाली स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी और ये वाली स्ट्रेटेजी काम करती है, यानी ये काम करती है और ये काम नहीं करती, ये पहले ही पता होगा। बाकी उसके अंदर आप मजीद इनोवेशन लाएंगे, मजीद स्ट्रेटेजीज और मजीद प्लानिंग करेंगे और कुछ और चीजें भी आप ऐड करेंगे, यानी कि जो किताब में लिखी हुई, क्योंकि जो डॉक्टर मेडिसिन पढ़ता है MBBS में सिर्फ वही दवाइयां तो नहीं पेशेंट को देता, उसके बाद जो नई दवाइयां आती वो भी तो देता रहता है। तो जो रद्दोबदल होते रहेंगे वो आप पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको कम से कम ये अंदाजा हो जाएगा कि ये वाली हिकमत अमली ना यहाँ काम नहीं करती, ये पता लग जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट को, यानी मैन ऑफ लर्निंग को लर्निंग के दौरान ही सिखा दिया गया है कि मार्केट के ये माहौल होते हैं और इन माहौल को इस तरह की इन्वायरमेंट होती है जिसमें ये वाली हिकमत अमली कभी भी अपनानी नहीं चाहिए और ये वाली जरा बेहतर है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, तो अब बच्चों बात ये हो गई कि इस वक्त जो 4 डिफरेंट मार्केट्स का स्ट्रक्चर है उसके अंदर सबसे पहला दुनिया में जो स्ट्रक्चर कहलाता है ये कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन। इसको कहते हैं, वैसे इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 4 मार्केट मॉडल्स। 4 मार्केट मॉडल्स, यानी बच्चे को 4 मार्केट के मॉडल्स या इंडस्ट्री के मॉडल समझा दी जाए। उसमें से सबसे पहला मॉडल होता है जिसको आप क्या कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन, यानी ऐसा कंपटीशन जो हर लिहाज से बस कंपटीशन है, खुला डुला कंपटीशन। और दूसरा होता है मोनोपोली और तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक। यार आए तो हदी हुई, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक
कंपटीशन। ठीक है जी। और आखिरी मॉडल खासा अधूरा था हमारे कोर्स में, उसको कहते हैं ओलिगोपोली। ये बच्चों 4 मॉडल्स, ये बहुत पॉपुलर है, यानी किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अगर आपने समझना हो तो ये 4 मॉडल आपको आने चाहिए। यानी हिकमत अमली बनाने का बुनियादी असूल ये है कि आप सबसे पहले जब भी ऑडिटर हैं, किसी फर्म में ऑडिट करने जा रहे हैं या किसी फर्म को ज्वाइन करने जा रहे हैं या किसी फर्म में आप एज एन एम्प्लॉय जा रहे हैं, सबसे पहला काम ये करना कि जाके देखना कि इन चारों में से कौन सा मॉडल है या कौन सा पर्टिकुलर मार्केट है जिसमें ये कंपनी प्रिवेल कर रही है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। तो आप इसको, ये है कि कुछ खास कंडीशंस है, अगर वो प्रिवेल कर गए, उन कंडीशंस को कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा होता है, बाद में असम्पशंस लिखा होता है कि अगर ये कंडीशन होंगी तो ये परफेक्ट कंपटीशन होगा। सबसे पहली जो इसमें कंडीशन है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके लिए जरूरी है कि मार्केट में सेम प्राइस प्रिवेल करे। कौन सी प्राइस प्रिवेल करे? सेम प्राइस। तो मार्केट में इसका मतलब है कि all of the sellers charge same price। अच्छा, क्या इस सेम प्राइस का मतलब कांस्टेंट प्राइस है? नहीं, कांस्टेंट प्राइस नहीं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक प्राइस मैंने कह दी, बस अब वही प्राइस है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? एक प्राइस मैंने कह दी, बस अब वही प्राइस है। अच्छा, एक्चुअली जो प्राइस का मतलब है यहां पे वो ये है कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक दूसरे को कट करती हैं, दैट शुड बी द प्राइस। जहां पे डिमांड सप्लाई एक दूसरे को कट करती हैं वो प्राइस होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर 2 पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, एक्चुअली उसकी भी यही असम्पशंस थी जो आज हम पढ़ रहे हैं, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं जो आज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त नहीं पढ़ाए गए, आज पढ़ाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये वही वाली मार्केट है ना जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आपने पढ़ी थी। ठीक है, मार्केट वही है। तो क्या यहाँ पे सेम प्राइस है? वो सेम प्राइस क्या है? जहां डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इक्वेट करेंगे सब वही प्राइस चार्ज करेंगे। अच्छा, अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगी, फिर सबकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर सप्लाई कम होगी प्राइस बढ़ेगी तो सबकी प्राइस बढ़ेगी, या सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगी? प्राइस कम हो जाएगी, तो फिर सबकी प्राइस कम होगी। लेकिन सेम प्राइस का मतलब है कि एक वक्त में मार्केट में एक ही प्राइस होगी। सपोज के जो प्रोडक्ट जिसकी बात करें कि प्राइस इस वक्त 10 रुपए है, तो तमाम सेलर जो है वो 10 रुपीज ही चार्ज कर रहे होंगे। किसी की जरूरत नहीं है कि वो 1 रुपया भी ज्यादा ले सके या 50 पैसा भी ज्यादा ले सके, किसी की इतनी जरूरत नहीं। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स या असम्पशन में से मैं तो कहता हूं कि सिर्फ एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, सेम प्राइस। बाकी तो शायद इसलिए डिक्लेयर कर दिए गए कि इस असम्पशन को या इस कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा ना पहुंचे सेम प्राइस वाले। अच्छा, तो एक्चुअली ये जो मॉडल है ये ज्यादातर बेस है एग्रीकल्चर मॉडल है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो चूंकि आप जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गंदुम वगैरह, उसकी कीमत मार्केट में एक वक्त में एक ही होती है। ठीक है, एक वक्त में एक ही होती है, और एक बड़ी मार्केट के हुजम तक कीमत वही होती है। तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन है, सेम प्राइस, बिल्कुल वही सिचुएशन है कि हर एक को पता है कि पर माउंट वीट्स 1800 की है, तो हर एक को पता है 1600 रुपए मन गंदुम, हर एक को पता 1800 रुपए मन गंदुम, हर एक को पता है 1800। ठीक है, तो इस तरह ये एक सेम प्राइस चार्ज करते हैं। क्लियर बच्चों? और एग्रेरियन प्रोडक्ट में तो सबको पता है कि कीमत एक वक्त में एक होती है। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज ये है जिसको हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो क्या गंदुम के यूजर चंद एक होते हैं? नहीं, बल्कि लार्ज का नंबर भी हटा दीजिए, नंबर ऑफ यूजर एंड बायर्स, यानी हम गिन ही नहीं सकते कितने, यू कैन नॉट बाय। तो असल बात यह है कि सेलर और बायर, सेलर एंड बायर कैन नॉट चेंज द
price, cannot change the price. प्राइस को चेंज नहीं कर सकते बाय इंडिविजुअल बिहेवियर। क्या मतलब हुआ? सेलर हो या बायर हो, अपने जाती रवैये से प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। क्या ख्याल? वजह देखिए, फर्ज कीजिए आप गंदुम के काश्तकार हैं, गंदुम की बात हो रही है ना, एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, प्राइस सेम है इस वक्त। आप ये कहते हैं कि मैं एक खेत में गंदुम उगाई थी, गंदुम इतने की है, अगर मैं 2 में उगाऊंगा तो गंदुम सस्ती हो जाएगी। मैं 2 में उगाऊंगा तो गंदुम, यानी मैं ज्यादा उगाता तो गंदुम सस्ती हो जाती, लेकिन आप अकेले ये नहीं कर सकते। अगर आप अपने 4 खेतों में भी गंदुम उगा लें तो आपकी गंदुम जो है वो टोटल गंदुम का इशारिया 0.00001 है। लिहाजा इनफरादी रवैये से सेलर कीमत चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या समझ आइए? क्योंकि उसका एक्चुअल सप्लाई जो है उसके अंदर उसका हिस्सा बहुत कम है, तो वो डबल करे या ना प्रोड्यूस करे इवन, तो इशारिया 0.00001 कितना इफेक्ट करेगा? क्या हाल है बच्चों? तो पहली बात क्या हुई कि सेम प्राइस है, कोई बंदा डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या हुई? नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इतने ज्यादा है कि एक अकेला सेलर जो है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो बहुत कम आउटपुट का हिस्सा है उसका, तो इशारिया 0.00001। एक शू ब्रश बनाने वाला उठ के मैं शू ब्रश डबल बनाऊंगा, ब्रश सस्ते हो जाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा महंगे हो जाएंगे। नहीं भाई, शू ब्रश के कारखाने कॉटेज इंडस्ट्री है, वो इतने ज्यादा है कि तुम्हारे टोटल ब्रश में तुम्हारी जो रेशियो है 0.00001 है, 0.0001 है, तुम्हारे डबल करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह अकेला बायर भी नहीं चेंज कर सकता। जैसे आप में से कोई बंदा उठे और कहे मैं रोजाना के 2 स्लाइस खाता हूं सुबह नाश्ते में, मैं 4 खाऊंगा, डबल रोटी महंगी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो जो 2 स्लाइस है इशारिया 0.00001, और आप कहें मैं डबल रोटी खानी छोड़ दूंगा, देखना डबल रोटी सस्ती हो जाएगी। आपके अकेले कुछ भी करने से, उगाने से ना उगाने से सेलर को फर्क नहीं पड़ेगा, और बायर को यूज करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता आप ये कहें कि सारे कश्मीरी मिल जाएं, सारे बट मिल जाए, जी डबल रोटी नहीं खाएंगे, फिर सस्ती हो जाएगी। सारे मिलकर कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां हमने assumption रखी कि यहाँ यूनियनाइजेशन कोई नहीं, सीधी बात, ताकि मॉडल आसान भी रहे। ठीक होगी बात? अच्छा, अब बच्चों आ गया क्या कहता है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सच दैट एज देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एंड बायर एंड सेलर कैन नॉट इम्पोज देयर कंडीशन ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पे अपनी कंडीशन इम्पोज ही नहीं कर सकते। क्यों? एक तरह थोड़ी सी बात करेगा ना, वो दूसरे के पास चला जाएगा। अच्छा बच्चों, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट होमोजीनियस ना होता तो सेम प्राइस भी ना होता। ये बात मानने वाली है कि सेम प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक्स तब होगा जब प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा। अब देखिए, आप मार्केटिंग सीख रहे हैं, एक्चुअली जब मार्केट कंडीशन सीख रहे हैं कि जी सेम प्राइस किसी प्रोडक्ट की तब होगी जब प्रोडक्ट होमोजीनियस। ठीक है? और जरा आप ये भी सीख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हुए, स्मॉल बिजनेस में चले गए या कॉटेज इंडस्ट्री को मैनेज करना पड़ गया, तो आपको पता चल रहा है हैसियत क्या होगी मेरी। समझ आ रही है बात की? तो स्ट्रेटेजी पता चली कि वहां आपकी कुछ पर शेयर मारने से कुछ नहीं होना। समझ आ रही है बात की? ये सिखाया जा रहा है आपको, बिजनेस सिखाया जा रहा है प्रैक्टिकल। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जो है ना वो क्वालिटी के एतबार से भी एक जैसा है, पैकिंग के एतबार से भी, और अगर ये कोई फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट है तो फ्रेग्रेंस के एतबार से भी एक जैसा है। ठीक है जी? फ्रेग्रेंस के एतबार से भी एक जैसा है। ठीक है जी? क्वालिटी, अच्छा साइज के अगर मुख्तलिफ है तो साइज भी एक जैसे हैं।
इट्स जस्ट लाइक दैट। जैसे किसी एक इलाके की गंदम एक जैसी होती है, आप दूसरे इलाके का गंदम बीज जाके बीज भी देंगे ना, थोड़ी देर बाद उसकी शक्ल वही बन जाएगी जो उस इलाके की गंदम। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन गंदम और तरह की है, अमेरिकन गंदम और तरह की है, और एशियन गंदम और तरह की। एशियन गंदम हाई फाइबर कंटेन करती है, इलाके के हिसाब से अल्लाह ने उसके अंदर रखी होगी कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हाई फाइबर। लेकिन जो अमेरिकन गंदम है वो तो शुगर की जड़ है ना, उसके अंदर फाइबर है ही नहीं, रबड़ से है, वो नीरा मैदा ही है। खाली मैदा खाने तो एकदम निशास्ता बनेगा बॉडी में, शुगर बनेगी। और इन दोनों के दरमियान में ऑस्ट्रेलियन है, तो ऑस्ट्रेलियन का टेस्ट एक्चुअल आपने देखना होगा तो पिज्जा हट की जो पिज्जा है उसकी जो ब्रेड है ऑस्ट्रेलियन गंदम से बनती है, वो वहां से इंपोर्ट करते हैं पर्टिकुलरली ताकि दूसरे हमें कंपीट ना करे। अच्छा, होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, नो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर चार्ज मोर फॉर अ गुड। तो जब होमोजीनियस है तो कोई ज्यादा पैसे मांग सकता है? जो चीज ही वही है, आप 2 पैसे भी ज्यादा मांगे तो वो कहेगा क्यों, वो सामने वाले से ले लेता। क्या हाल है? अच्छा, अब बच्चों आगे क्या आ गया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखा यह गया है कि अगर मार्केट में 2, 4, 10, 100 या हजारों लोग एक ही जगह बैठे नहीं तो कभी ना कभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कभी ना कभी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन जब कोई आता रहेगा जाता रहेगा तो हर वक्त देयर इज अ चेंज, और चेंज होती रहेगी तो कोई यूनियनाइजेशन नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, फिर चले जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर चले जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, दोबारा वहां जाके देखते हैं जब किसी का दिल चाहे गंदम उगा ले, तो जब गंदम उगा लेगा क्या होगा, मार्केट में एंटर हो जाएगा। और जिस साल गंदम नहीं उगाएगा, गन्ना उगा लेगा, कपास उगा लेगा, उस साल क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। तो यहां एंट्री एंड एग्जिट लगा ही रहेगा। ठीक है जी। शू ब्रश बना रहा था, अचानक ऑर्डर आ गया दीवारों के ब्रश बनाने का, उसने वो बनाने शुरू कर दी। जमीन पे फेरने वाले नारियल के ब्रश वो बनाने शुरू कर दी, वो रोक दी। अब क्या हुआ, एग्जिट कर गया शू ब्रश की मार्केट से। लिहाजा एब्सेंस ऑफ बैरियर, कोई बैरियर नहीं है, जब दिल चाहे एंटर हो जाओ, जब दिल चाहे छोड़ के मार्केट चले जाओ। क्लियर जी? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा कोई? अगर एक जैसे रहते तो यूनियनाइजेशन होनी थी, और यूनियनाइजेशन होती तो कीमत चेंज हो जानी थी। लिहाजा ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहता है माहौल। अच्छा, अब कितनी बातें हो गई? प्राइस क्या है? सेम, प्राइस सेम रहेगी, और एक वक्त में एक प्राइस होगी। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब अकेला नहीं चेंज कर सकता, ना बायर ना सेलर, दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अच्छा, और होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम पैकिंग, सेम फ्रेग्रेंस, ज्यादा प्राइस कम या ज्यादा चार्ज नहीं हो सकती। और फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जब किसी का दिल चाहे मार्केट में आ जाए, जब किसी का दिल चाहे मार्केट छोड़ के चला। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या, परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस। वैसे तो परफेक्ट नॉलेज सपोज किया जाता है। देखिए, आमतौर पे देखा यह गया है कि कंज्यूमर ज्यादा कीमत दे जाता है कब, जब उसे मार्केट के हालात का नहीं पता, या सेलर ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेता है जब उसे मार्केट के हालात का नहीं पता। हमने इस बात को भी रूल आउट कर दिया, बायर एंड सेलर आर फुली अवेयर ऑफ प्राइसेस। बायर एंड सेलर आर फुली अवेयर ऑफ प्राइसेस। बायर और सेलर जो है मार्केट के हालात से पूरी तरह वाकिफ है, पर्टिकुलरली प्राइस से, लिहाजा प्राइस में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। अगेन मिसाल देता हूं गंदम की मार्केट की। आप तो मार्केट नहीं जाते, लेकिन जो लोग शॉपिंग करते हैं, घर की ग्रोसरी लाते हैं, गंदम का रेट उन्हें पता होगा, बाकी और किसी चीज का पता हो यहाँ ना पता हो सकता है। पेट्रोल की कीमत भी किसी औरत को याद ना हो, लेकिन आटा क्या भाव आता है ये उसे याद होगा, पर्टिकुलरली वो खातून जो ग्रोसरी करती है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कास्ट। आमतौर पर ट्रांसपोर्ट कास्ट होती है, मानते हैं, लेकिन जितनी भी होती है हम उसको जीरो ज्यूम कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी उसको ऐड कर लेंगे अगले मॉडल्स में।
फिलहाल अज्यूम ये किया है कि चीजें खुद ब खुद मूव कर जाती है मार्केट में, लिहाजा इसकी वजह से प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि अगर ये कास्ट हम डाल लेते तो मॉडल जरा समझाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अनजस्टिफाइड किया कि हमने इस अजम्पशन को रख लिया कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं। एक चीज हो रहा है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। हम जो है ये कहते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक फसल से दूसरी फसल उगाने में उन्हें कोई मसला नहीं है। जितनी अच्छी वो गंदम उगाते हैं उतना अच्छा वो गन्ना भी उगा सकते हैं, और जितना अच्छा वो गंदम उगाते हैं उतना अच्छी वो मकई भी उगा सकते हैं। तो लिहाजा कहते हैं जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। मोबाइल का मतलब एक खेत से दूसरे खेत में जा सकते हैं, एंड अलाउइंग टू फ्री लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय द फर्म। के फर्म जो है वो कहती है, नहीं जाहिर है ये फर्म होती है ना, फार्म हाउस, तो कहते हैं हमने गंदम नहीं मकई उगानी है, उगा सकते हैं। तो कहते हैं जी हर जगह वो परफेक्ट है, इधर भी और उधर भी। वैसे किसी हद तक ये होता भी एग्रीकल्चर में। क्या हाल, जिसको गन्ना उगाना आता है उसको मकई भी लगानी आती है, उसको मकई लगानी आती है, उसको तो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक खेत से दूसरे खेत में। हाँ ये तो आपने पढ़ा था ना उसमें पीपीसी में, ये वो बात नहीं हो रही। ठीक है, यहां समझिए उस अजम्पशन को उन्होंने रिलैक्स कर दिया, हालांकि बड़ी गलत बात है, लेकिन उसको रिलैक्स कर दिया कि नहीं जिधर जाए हम ले जाए। हम तो एक फील्ड की बात कर रहे हैं ना। देखिए ना, अगर ये कार मार्केट है तो जहाज की मार्केट नहीं होगी, जहाज मार्केट है तो कार की नहीं होगी। और परफेक्ट कंपटीशन एग्रीकल्चरल मार्केट का मॉडल है। क्या आपको पता है ये बना कब है? ये 18वीं सदी का मॉडल है। उस वक्त अच्छा जिस वक्त ये मॉडल बना वो पेप्सी थी, कोक थी, पेप्सी कोक ही नहीं थे तो फिर बाकी चीजें कहां से आ गई? तब तक तो मेरा कार मैन्युफैक्चरर ही कोई नहीं था, और मेरा नहीं ख्याल उस वक्त तक जहाज होंगे, जहाज होते होंगे उस दौर में। नहीं 19वीं सदी के आगाज में कोई जहाजबाज नहीं थे। 19वीं सदी के आगाज में कोई जहाज नहीं है। जहाज है 2020 और 18 में कहीं जाके शुरू हुआ है एयरलाइंस, 18-20 में एयरलाइंस हुई है। और उसमें जहाज पता कहां लैंड करते थे? इसको जहाज क्यों कहते हैं? समुद्री जहाज को भी कहते हैं, इसको भी जहाज ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? डाल लेनी चाहिए। और वो है नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट का रोल नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करती है? वैसे आप बताओ गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का रोल मैं डाल दूं तो क्या होता? नहीं वो तो नहीं है, वो अलग चीज है। उसके अलावा इकोनॉमिक रोल में गवर्नमेंट क्या करती है? आप दो चीजें पढ़ चुके हैं, वो भी इसमें लगे। अभी फिलहाल हमने डाला नहीं, वो भी इसमें लगे। अगर गवर्नमेंट होती ना तो यहां प्राइस कंट्रोल नाफिज करती, प्राइस कंट्रोल मैक्सिमम प्राइस, यहां प्राइस सपोर्ट नाफिज करती। ऐसा कुछ जरूर करती जहां कंज्यूमर से ज्यादती हो रही है मैक्सिमम प्राइस या प्राइस कंट्रोल, और जहां सेलर से ज्यादती हो रही है वहां पे प्राइस सपोर्ट या मिनिमम प्राइस। हमने कहा ये दोनों ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। गवर्नमेंट ना प्राइस कंट्रोल नाफिज करेगी, ना प्राइस सपोर्ट, ना मिनिमम वेज रेट, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को उठा के क्या रख दिया? बाहर निकाल। दिस इज द फर्स्ट मॉडल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हमने रेवेन्यू भी निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है, और प्रॉफिट भी निकालना है, लॉस भी निकालना है। ठीक है, क्या करना है? अब इन अजम्पशंस की बुनियाद पे हमने कॉस्ट भी निकालनी है, रेवेन्यू भी निकालना है, और प्रॉफिट भी निकालना। ठीक है बात। अब हम अंदाजा कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो सब